हेलो एवरीवन। तो नाउ जो अपन फोर्थ चैप्टर देख रहे थे, रोगो अनुत्पादनीय जो अध्याय है, ठीक है, इसको अपन आज की क्लास में फिनिश करेंगे। और नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अपन अधारणीय वेग देख रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें अपन लोगों ने 8 प्रकार के जो अधारणीय वेग है, ठीक है, उसके विषय में डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम बचे हुए जो अधारणीय वेग है उसको अपन देखेंगे। साथ ही साथ जो धारणीय वेग है वो कौन से हैं वो अपन देखेंगे। और जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से क्या क्या बन सकते हैं उसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है वो। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका बताया गया है श्रमजन्य श्वास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका श्रमजन्य जो श्वास है 9th नंबर में जो आता है आपका, ठीक है। तो श्रमजन्य जो श्वास है, श्रमजन्य श्वास मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आपको हल्का सा हफड़ाहट टाइप होता है, ठीक है, जो श्वास निकलता है तेज हो जाती है श्वासें। अगर उस श्वास को अगर वेग को रोक रहे हो तो उसके वजह से कौन से डिसीज होंगे। यानी कि आप लगातार काम कर रहे हो और उसके बाद में जब एकदम श्वास तेज हो जाता है, ठीक है, तो उसके वेग को रोकने से कौन से डिसीज होते हैं, तो ये यहाँ पे आपको जैसे जिम वगैरह में करता हूँ, उसके वेगों को नहीं रोकना चाहिए। तो उससे क्या होता है ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि व्यायाम आदि श्रम से उत्पन्न, यानी कि वही एक्सरसाइज करने से उत्पन्न जो श्रमजन्य श्वास है, यानी कि जो श्वास वो एकदम तेज हो जाता है, मौत से भी श्वास लेने लगते हो, तो उसके वेगों को रोकने से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो गुल्म उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार का ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अपन प्रॉपर उसको ट्यूमर नहीं बोल सकते, गुल्म जो उससे बोलते हैं, ठीक है, राउंडेड रहता है। इसके अलावा हृदय से रिलेटेड जो डिसीज है, यानी कि हृदय रोग है, वो उत्पन्न हो जाएगा। समूह रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार का जो है भ्रम वगैरह इस प्रकार का जो रोग है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हम बताया गया है इसमें श्रमजन्य श्वास को रोकने से। तो 3 बताया गया है। पहला क्या है, गुल्म रोग उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा हृदय रोग की उत्पत्ति होगी। साथ ही साथ समूह रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये श्रमजन्य श्वास को रोकने की वजह से उत्पन्न होने वाले डिसीज है। श्रमजन्य श्वास अवरोध जन्य जो रोग होते हैं, इसमें अपन ट्रीटमेंट क्या कराएंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ट्रीटमेंट अपने को क्या कराना है, तो सबसे पहले तो उसको क्या करना है, विश्राम कराना है। विश्राम मतलब उसको आराम करने के लिए बोलना है, ठीक है, कि भाई आप आराम करो, ठीक है, विश्राम कराना है। इसके अलावा जो वात को नष्ट कर दे, तो वात नाशक जो चिकित्सा है वो अपने को कराना है। तो जो वात को नष्ट कर दे इस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें देना है। तो वात नाशक जो चिकित्सा है वो कराना है। तो श्रमजन्य श्वास अवरोधजन्य जो रोग है उसमें सबसे पहले पेशेंट को विश्राम करने बोलना है, ठीक है। फिर वातनाशक जो चिकित्सा है वो अपने को कराना है। तो ये क्या है, श्रमजन्य श्वास वेग अवरोधजन्य जो रोग है उसके ट्रीटमेंट में बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। ओके। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जृंभा। जृंभा मतलब अगर आप जम्हाई ले रहे हो, ठीक है, तो उसके वेग को रोकने की वजह से कौन से डिसीज होंगे और उसमें क्या ट्रीटमेंट कराना है। तो जृंभा यानी कि जम्हाई के वेग को अवरोधजन्य जो रोग है उसके अंतर्गत बताया गया है कि जृंभा का अगर वेग है उसको अगर आप रोक रहे हो, तो यहाँ पे आपका बताया गया है जृंभा या छवद्रो छवद्रोग्रा सर्वस्व अनिल विद्रधि, सॉरी विद विधि। अर्थात यहाँ पे ये बोला गया है कि जृंभ यानी कि जम्हाई का अगर वेग को रोकने से जो छींक है, ठीक है, छौथू है, उसके वेग को रोकने वाले जो रोग है वो उत्पन्न होंगे और उसी के समान अपने को ट्रीटमेंट भी कराना है। तो ये चीज याद रखना, जृंभ में सिमिलर जो अपन छौथू यानी कि छींक के वेग को रोकने की वजह से जो जो डिसीज उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है, वो सारे डिसीज यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे और उसी के समान अपने को क्या है उसका ट्रीटमेंट भी कराना है। तो ये आपके छौथू के समान आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अश्रु यानी कि आंसू अगर आ रहे हैं, इसके वेग को रोकने से कौन से डिसीज होते हैं। तो अश्रु का जो वेग है उसको रोकने की वजह से क्या होगा, पीनस होगा, ठीक है, यानी कि जो सर्दी जुकाम अपन बोलते हैं या एक प्रकार का नासा से स्त्राव हो रहा है, ठीक है, रेनाइटिस एक प्रकार का हो रहा है तो वो होगा। अक्षी रोग मतलब आई से रिलेटेड डिसीज होगा। सिरो रोग मतलब सिर से रिलेटेड जो डिसीज है वो होगा। हृदय रोग यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज होगा। मन्यस्तम यानी कि ग्रीवा प्रदेश जो होता है, एक रीजन है उसमें जकड़ाहट हो जाएगा, ठीक है। अरुचि यानी कि भोजन में खाने की इच्छा नहीं होना। भ्रम मतलब चक्कर आना तथा गुल्म रोग, ठीक है, तो ये सभी जो है उत्पन्न हो जाएंगे। तो क्या क्या है, शुरू के वेगों को रोकने से तो अपर जो आपका जो जो पूरा जो आपका सिर वाला पार्ट है उसी से रिलेटेड डिसीज है। जैसे कि यहाँ पे आपका नाक है, ठीक है, तो क्या है आप आंखों के वेग को रोक रहे हो तो ये रिलेटेड रहता है नाक से, तो नाक से पीनस होगा, यानी कि नाक से क्या होगा, सर्दी जुकाम। इसके अलावा आंख आंख से रिलेटेड डिसीज होगा, ठीक है, क्योंकि अश्रु के वेग को रोक रहे हो तो आंख से रिलेटेड डिसीज होगा, अक्षी रोग होगा। फिर यहीं पे सिर भी है तो सिर से रिलेटेड डिसीज होगा। साथ ही साथ जो नेक रीजन है तो ये क्या है, जकड़ाहट हो जाएगा तो मन्य स्तंभ होगा। अब इसके नीचे में यहाँ पे आपका हार्ट भी है तो हार्ट से रिलेटेड डिसीज होगा। भोजन की खाने की इच्छा नहीं होना, अब चक्कर भी आएगा, ठीक है, और गुल्म रोग की भी उत्पत्ति होगी। तो ये अश्रु का वेग अगर रोक रहे हो तो इसके वजह से उत्पन्न होने वाली व्याधियां ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तथा अश्रु वेग अवरोध जन्य जो रोग होता है उसमें अपने को क्या कराना है, पेशेंट को शयन कराना है, सोने के लिए बोलना है। साथ ही साथ मद्यपान यानी कि अल्कोहल पिलाना चाहिए। तथा प्रिय कथन मतलब जो उसको अच्छा लगे इस प्रकार का जो
पार्ट है या फिर चीजें हैं वो बोलनी चाहिए। तो प्री कथन जो है वो सुनना चाहिए, जो उसको अच्छा लगे, इस प्रकार के कथन को सुनाना है। तो क्या अश्रु वेग अवरोध जन्य रोग में सेवन कराना है, मद्यपान यानी कि अल्कोहल का प्रयोग करना है, ठीक है, उसका पान कराना है, और साथ ही साथ जो है प्रिय कथन, जो उसके कानों को अच्छा लगे, इस प्रकार के कथन को उसे सुनाना है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं छर्दी वेग अवरोधजन्य रोगों की चिकित्सा के विषय में। तो छर्दी का अगर वेग रोक रहे हो, यानी कि वोमिटिंग आ रहे हैं और उसके वेग को अगर रोक रहे हो, तो उसके वजह से क्या क्या जो है डिसीज हो सकते हैं। तो छर्दी का वेग यानी कि वोमिटिंग के वेग को रोकने से विसर्प हो जाएगा। विसर्प क्या है, एक प्रकार का स्किन से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, स्किन डिसीज के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें क्या होता है, आपके स्किन जो होते हैं, तो स्किन जो होता है उसमें आपका क्या है, सर्प जैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे करके आपका सर्प चल रहा है, इस प्रकार का जो है आपको पीड़ा होगा। ठीक है, बैक रीजन में जो आपका पीठ होता है वहां पे, ठीक है, तो वो आपको पीड़ा होती है, तो उसे अपन विसर्प कहते हैं। इसको आगे चल करके आप पढ़ोगे, ठीक है, सेकंड ईयर में। तो वो जो है उत्पन्न हो जाएगा अगर सर्दी के वेग को रोक रहे हो, वोमिटिंग के वेग को रोक रहे हो, तो विसर्प हो गया। फिर कोट हो गया, ठीक है, यानी कि पैचेस बन जाएंगे। इसके अलावा कुष्ठ, कुष्ठ मतलब स्किन से रिलेटेड डिसीज होगा। पांडु मतलब आपका एनीमिया जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। ज्वर मतलब फीवर होगा। कास मतलब कफिंग होगा। श्वास, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। हल्लास होगा, ठीक है। इसके अलावा व्यंग, व्यंग मतलब जो झाइयां हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। शोथ मतलब सूजन हो जाएगा। तो ये सभी जो रोग है वो क्या है, छर्दी के वेग को यानी कि वोमिटिंग के वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। तो विसर्प रोग की उत्पत्ति हो गया, कोट हो गया, पैचेस हो गए, कुष्ठ रोग, स्किन डिसीज जिसे बोलते हैं, पांडु रोग, ज्वर रोग, काश, श्वास, हल्लास, व्यंग तथा शोथ, ये सभी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या कराना है, तो छर्दी वेग अवरोधजन्य जो रोग होते हैं ना, इसमें अपन क्या है, गंडूश का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने गंडूश कवल दिनचर्या में बता दिया है, तो उसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ धूमपान कराना है। इसके अलावा फास्टिंग थेरेपी यानी कि उपवास जो चिकित्सा है वो कराना है। वह जो रुक्ष है, ड्राई जो पदार्थ है उसका सेवन कराना है। साथ ही साथ वमन कराना है, वोमिटिंग कराना है, ठीक है। इसके अलावा व्यायाम, रक्त मोक्षण, ठीक है, व्यायाम हो गया। रक्त मोक्षण क्या है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें अपन इनप्योर जो ब्लड होता है उसको अपन क्या है, पंचर करके अपन जो है, जो सिराएं हो उसको पंचर करके इनप्योर जो ब्लड है उसको निकालते हैं, तो उसे अपन रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं। साथ ही साथ विरेचन जो कर्म है, जो पित्त के लिए कराया जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि अपन मेडिसिन दे करके अधोमार्ग यानी कि गुरुद मार्ग से जो दोष है उसको निकालते हैं, तो वो अपने को कराना है। साथ ही साथ क्षार और लवण मिश्रित जो तेल है, यानी कि क्षार और लवण को तेल में मिला करके उसका जो है अभ्यंग यानी कि मसाज कराना है। तो ये क्या है, छर्दी वेग अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा में बताया गया कि गंडूश हो गया, धूमपान हो गया, उपवास हो गया तथा रुक्ष अन्य जो सेवन है वो अपने को कराना है, वमन कराना है, व्यायाम, रक्त मोक्षण, विरेचन कर्म हो गया, क्षार लवण तथा जो क्षार लवण मिश्रित जो तेल है उससे अभ्यंग कराना, ये सभी चीजें यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं शुक्र वेग अवरोध जन्य रोग। तो लास्ट आपका है, तो अगर शुक्र है यानी कि स्पर्म है, ठीक है, उसके वेग को अगर रोक रहे हो तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, तो जो सीमेन है, ठीक है, उसके अगर वेग को रोक रहे हो तो उसकी वजह से बताया गया, तो शुक्र वेग अवरोध जन्य जो रोग है, इसमें आपका बताया गया है कि गुहा में वेदना होगा। गुहा मतलब जो आपका गुद है, ठीक है, एनस रीजन है, वृषण यानी कि जो स्क्रोटल पार्ट है, शिश्न मतलब जो पेनिस है, यहाँ पे पेन होगा। साथ ही साथ शोथ यानी कि स्वेलिंग हो जाएगा। साथ ही साथ ज्वर यानी कि फीवर, हृदय, हृदय में पीड़ा, मूत्र संघ यानी कि मूत्र जो है वो निकलेगा नहीं, उसका संघ हो जाएगा। अंग भंग हो जाएगा, ठीक है, तो अंगों में भी पीड़ा होगी एक प्रकार से। अंड वृद्धि यानी कि जो स्क्रोटल है पार्ट है वो जो है बढ़ जाएगा, उसका जो है ग्रोथ हो जाएगा। अस्मरी यानी कि जो स्टोन है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ सड़ेता, सड़ेता मतलब नापुंसकता है या क्लेबेता जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो वह जो रोग है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका शुक्र वेग अवरोध जन्य रोगों के अंतर्गत बताए गए हैं। बात कर लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या कराते हैं। तो शुक्र वेग अवरोधजन्य जो रोग है उसमें अपने को जो ट्रीटमेंट है इसमें आपका बताया गया है, जो कुटकुट होता है, कुटकुट मतलब जो मुर्गा होता है, ठीक है, जो आपका मुर्गा है, और जिस उसके मांस का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ सूरापान, सूरापान मतलब अल्कोहल का ही टाइप होता है सूरा, इसका जो है पान कराना है। फिर साली चावल का प्रयोग करना है, चावल के एक टाइप है साली चावल। इसके अलावा वस्ती कर्म कराना चाहिए। अभ्यंग कराना है यानी कि मसाज कराना है। साथ ही साथ अवगहन यानी कि बाथ टब में अपने को पेशेंट को नहलाना है। फिर मूत्राशय को शुद्ध शुद्ध करने वाले यौछार, ये शुद्ध है, ठीक है, सुधार लेना, शुद्ध करने वाले जो यौछार हो गया, ठीक है, कुष्मांड हो गया, ये भी मेडिसिन है, ठीक है, गोखरू हो गया, इन औषधियों का, इन औषधियों को क्या है, दूध के साथ मिला करके उसका सेवन कराना है। वह प्रिय स्त्रियों के साथ में सहवास करना है यानी कि मैथुन क्रिया करना है। तो ये क्या है, शुक्र वेग अवरोधजन्य रोगों के ट्रीटमेंट में बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 13 प्रकार के आधारणी वेग खत्म होते हैं। फिर बात करते हैं त्याज्य या अचिकित्सकीय रोग कौन से हैं। तो त्याज्य या अचिकित्सकीय रोग यानी कि जिसको अपने को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो अधारणी वेग
को धारण करने से, जिससे अधारणी जो 13 प्रकार के वेग हैं उसको धारण करने से जिसमें क्या हो रहा है, प्यास तथा शूल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको प्यास लग रहा है या फिर पेन भी हो रहा है, शूल उत्पन्न हो जा रहा है। और स्पेशली उसके जो सप्त धातुएं हैं वो क्या है, क्षीण हो गई है, बहुत कम हो गई है, क्षीण हो गई है। साथ ही साथ पुरुष का जो है उसको क्या हो रहा है, वोमिटिंग आ रहा है, वमन आ रहा है, जब वमन कर रहा है तो पुरुष का वमन आ रहा है। तो वैद्य को ऐसा जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, चिकित्सा नहीं करना चाहिए, उसे क्या है, असाध्य की श्रेणी में बताया गया। तो ये चीज याद रखना कि जो 13 प्रकार के अधारणी वेग को धारण कर रहा है उसमें अगर जो पेशेंट है उसको प्यास आ रहा है, स्टूल आ रहा है, धातुएं उसकी क्षीण हो गई है, साथ ही साथ जब वो वोमिटिंग कर रहा है तो क्या है, स्टूल का वोमिटिंग कर रहा है, पुरुष का वोमिटिंग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है चिकित्सा नहीं करना चाहिए, ये असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके बाद में अधारणी वेग धारण से सर्व रोग उत्पत्ति बताया गया है। मतलब क्या होता है, अधारणी वेग को अगर आप धारण करते हो तो संपूर्ण शरीर में ये सभी प्रकार के जो अधारणी वेग है उसको धारण करने से, बलपूर्वक रोकने से विभिन्न प्रकार के जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बताया गया सर्व वेग अवरोधजन्य जो रोग है उसकी चिकित्सा, यानी कि ये सभी प्रकार के जो अगर वेग है उसको रोकने से उत्पन्न होने वाले जो डिसीज है उसमें अपन प्रॉपर एक चिकित्सा क्या कर सकते हैं। तो वेगों को बलपूर्वक रोकने से या निकलने से प्रायः, ठीक है, सॉरी, सर्व वेग अवरोधजन्य रोगों की चिकित्सा, यानी कि वेगों को बलपूर्वक आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो अधारणी वेग को, या फिर बलपूर्वक उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपको जैसे कि स्टूल का वेग आया ही नहीं और उसको बलपूर्वक आप निकालने की कोशिश कर रहे हो स्टूल को, तो प्रायः इसके वजह से क्या होता है, वायु अनेक प्रकार से प्रकोपित हो जाएगा। तो जो वायु है यानी कि वात है, वो अनेक प्रकार से क्या है, प्रकोपित हो जाएगा, जिसको शांत करने के लिए वात अनुलोमक, जो वात का अनुलोमन कर दे, इस प्रकार का अन्न का पान कराना है, और यानी कि भोजन कराना है, और मेडिसिन यानी कि औषधि का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज हुआ। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है आपका धारणीय वेग। धारणीय वेग मतलब समझ में आ गया है कि कौन से ऐसे वेग हैं जिनको हमें धारण करना है, निकालना नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, धारणीय वेग। तो धारणीय वेग के विषय में बताया गया है कि इह लोक और परलोक में अपना अपना ही हित चाहने वाले व्यक्तियों को जितेंद्रिय हो करके, ठीक है, तो ये जो चाहते हैं कि उसका इस लोक में भी सबसे बने रहे, और जब वो स्वर्ग सिधारे तो ऊपर में भी सबसे अच्छा बने रहे, तो ऐसे जो पुरुष होते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं, मतलब वो अपनी इंद्रियों के ऊपर जो काम काबू कर सके, ऐसे लोगों को जो लोभ है यानी कि लालच है, ईर्ष्या मतलब दूसरे के प्रति क्या करते हैं, नफरत जिसे बोलते हैं, तो वो नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है, यानी कि कोई भी चीज को लेकर के उसके मन में कि हाँ मेरा भी टाइम आएगा तो मैं भी उसको मारूंगा, ऐसा वाला द्वेष नहीं रखना है। फिर मात्सर्प, मात्सर्प मतलब चुगलखोरी नहीं करना है। साथ ही साथ क्रोध, यानी कि क्रोध को भी जो वेग है उसके अंतर्गत रखा गया है धारणी वेग में। फिर राग, राग मतलब मोह माया, ये सभी जो वेग है उनका सदैव धारण करना है। तो कौन सा होगा, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्प, इसके अलावा क्रोध, राग, ये जो है आपके क्या है, धारणीय वेग के अंतर्गत आते हैं, जिनका हमेशा धारण करना चाहिए। तो ये आपके धारणीय वेग बताए गए, अर्थात लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, क्रोध, वराग, ये जो है धारणीय वेग है, इनका धारण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है शोधन चिकित्सा के विषय में बताया गया है। जो शोधन चिकित्सा अपन कराते हैं, पंचकर्म जो कराते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसको ऐसी बस अपन देख लेते हैं कि वात आदि जो दोष है तथा पुरुष आदि है, जो मल है, उनको उचित समय पर शोधन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो शरीर से वात आदि दोष है वो उचित समय पर बाहर निकलना चाहिए, तथा पुरुष भी है वो उचित समय पर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि काल के प्रभाव से, यानी कि एक समय तक अगर ये शरीर में पड़ा रहता है तो दोष जो है वो संचित करते हैं, फिर क्या होंगे, कुपित हो जाएंगे, जिससे क्या है जीवन को ये नष्ट कर देंगे। इस वजह से समय समय पर उसे शोधन होना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा लंघन, पाचन, ठीक है, लंघन मतलब फास्टिंग थेरेपी, पाचन मतलब अपन डाइजेस्टिव, मतलब ये कर सकते हैं कि ऐसे मेडिसिन जो आपका डाइजेशन को बढ़ाए, इस प्रकार का जो अपन औषधि का प्रयोग करेंगे तो पाचन कहलाएगा। ऐसे द्रवों के द्वारा शांत किया गया जो दोष होता है वो कुपित हो सकता है। मतलब अगर आप क्या है शोधन करा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो प्रॉपर जो दोष है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या है लंघन, यानी कि आप पेशेंट को क्या करा रहे हो, उसको भोजन नहीं दे रहे हो, तो उसका डाइजेशन तो हो जाएगा, ठीक है, और मेडिसिन का प्रयोग करो तो उसका पाचन तो हो जाएगा, लेकिन जो दोष है वो बाहर नहीं निकला रहेगा। परंतु जब अपन वोमिटिंग कराते हैं, वमन कराते हैं, तो संपूर्ण रूप से क्या है वो शोधित हो जाता है, वो संपूर्ण रूप से जो दोष है वो बाहर निकल जाता है, और उसका पुनः कुपित होने का चांसेस नहीं रहते हैं। इस वजह से जो शोधन चिकित्सा होता है वो आपका उत्तम बताया गया, क्योंकि इसमें दोष संपूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकल रहा है, रुका हुआ नहीं है, इस वजह से। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखना, ठीक है। फिर शोधन चिकित्सा के पश्चात कर्म क्या करना है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव जो आपको क्या करना चाहिए जब भी आप ट्रीटमेंट कराया हो, ठीक है, वुमन विरेचन, इसके पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना है, पश्चात कर्म क्या करना है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि संशोधन कर्म के पश्चात
क्रमशः क्रम अनुसार यथा यथा योग्य सिद्ध जो रसायन है, ठीक है, रसायन मतलब ऐसे जो औषधियां हैं जो आपके शरीर में वृद्धावस्था को आने नहीं देते, तथा वृष्य, वृष्य मतलब जो वजीकारक योग है, जो sperm count को बढ़ाते, ऐसे औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जब भी अपन संशोधन कराते हैं उसके पश्चात। साथ ही साथ वमन आदि कर्म कराने से तीक्ष्ण हुआ व्यक्ति को धीरे धीरे पथ्य तथा वृहण आहार देना हितकर बताया गया। तो वमन आदि कर्म कराने से जो क्षीण हुआ जो व्यक्ति होता है, तीक्ष्ण गलती से मैंने बोल दिया था क्षीण, यानी कि जिसका शरीर क्षीण हो गया वमन कराने से, क्योंकि बार बार जो है शरीर से चीजें निकली हैं तो क्षीण हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, जो आहार है, लाइट डाइट है, पथ्य जो है उसके लिए, ठीक है, जो उसके लिए हितकर होता है उसे अपन पथ्य कहते हैं, तो वो अपने को देना है। तथा जो वृहणीय जो आहार है, वृहणी मतलब उसके शरीर में जो ग्रोथ करे, या एक हिसाब से क्या है वृहण, जो चीज उसके शरीर में नष्ट हो गया उनको वापस वो पूर्ण ला दे, तो ऐसे आहार का देना हितकर बताया गया है। इसमें क्या क्या आता है, तो शाली धान्य हो गया, गेहूं हो गया, मूंग हो गया, मांस हो गया, घृत हो गया, इनका सेवन कराना चाहिए। साथ ही साथ जो दीपनीय है, जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा दे, जो भोजन में रुचि करे यानी कि रुचिकारक, जो डाइजेस्टिव फायर को और बढ़ाए यानी कि अग्निवर्धक हो, ऐसे आहार जो द्रव्य हो उनका सेवन कराना चाहिए। साथ ही साथ उसको अभ्यंग यानी कि मसाज, ठीक है, उपटन, इसके अलावा स्नान यानी कि बाथिंग, निरूह वस्ती व अनुवासन वस्ती। तो ये क्या है, वस्ती के टाइप है, ये आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, जो आपके गुद मार्ग से औषधि का अपन प्रयोग करते हैं उसके आधार पर इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो निरोवस्ती तथा अनुवासन वस्ती, इनका प्रयोग करना चाहिए। तथा जिसमें अग्नियों की जो कार्य क्षमता है यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, अगर आप ये सभी चीजों का प्रयोग करते हो तो जो अग्नि की जो कार्य क्षमता है जो एकदम मंद हो गई है, डाइजेशन नहीं कर पा रही है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ वर्ण बुद्धि तथा इंद्रियां जो है वो निर्मल हो जाती है, और उसे वृषता व दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो उससे क्या है, वृषता व दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो ये आपका शोधन चिकित्सा के पश्चात कारण बताया गया। फिर आगंतुज रोग के विषय में बात करते हैं। यहाँ पे आपका निज और आगंतुज रोग के विषय में बताया गया है। आगंतुज रोग किसको बोलते हैं और निज रोग किसको बोलते हैं, इसके विषय में अपन बात कर लेते हैं। तो आगंतुज रोग जैसे कि आपका भूत हो गया, भूत मतलब जो विषाणु जीवाणु होते हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या फिर जो पॉइजन हो गया, वायु अग्नि हो गया, ठीक है, या फिर चोट लग गया, ठीक है, रप्चर हो गया, काम क्रोध भय, इनसे जो उत्पन्न हो व्याधि होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, आगंतुज रोग बोलेंगे, यानी कि बाह्य आपके संक्रमण हो रहा है, इसे अपन आगंतुज रोग बोलेंगे। निज रोग किसको बोलेंगे, तो निज रोग किसको बोला जाता है, तो जो प्रज्ञापराध के कारण, ठीक है, प्रज्ञापराध इसका परित्याग कर देने के कारण, ठीक है, आप क्या है प्रॉपर जो चीज है उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हो जो आयुर्वेद में बताया गया है, तो वो क्या है प्रज्ञापराध का परित्याग कर दिया, यानी कि इंद्रियों का ऊपर आप संयम नहीं रख रहे हो, मतलब जो मन कर रहा है वो खा रहे हो, ठीक है, संयम नहीं कर रहे हो, तथा हितोपदेश का सदैव स्मरण करें, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे निज और आगंतुक, निज रोग के विषय में बता देता हूँ। निज रोग मतलब क्या होता है, आगंतुक रोग तो आपको पता चल गया कि जीवाणु विषाणु की वजह से होता है, तो निज रोग में यहाँ पे आपका बताया गया है कि ऐसे रोग जिसमें क्या होता है, आपके पहले त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, उसके बाद में जो डिसीज है उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, निज रोग बोलेंगे, ठीक है। आगंतुज रोग यानी कि बाहर चोट वगैरह लग गया उसके बाद में फीवर वगैरह चढ़ा है तो उसे अपन आगंतुज रोग कहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब दोनों का ट्रीटमेंट बताया गया कि निज और आगंतुज में क्या चिकित्सा करना है। तो प्रज्ञापराध जो होता है उसका परित्याग कर देना है, ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो डिसीज को बढ़ाए उसको अपने को सेवन नहीं करना है, उसका त्याग कर देना है। तथा इंद्रियों का संयम रखना है, मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर अपने को क्या है, संयम रखना है, कि कोई भी चीज ऐसा है कि अपने को नहीं सेवन करना है तो मतलब नहीं सेवन करना है। तथा हितोपदेश यानी कि ऐसा देश जो आपके शरीर के लिए हितकर हो, ऐसे देश में रहना है, तथा सदैव स्मरण करना है। वह देश काल एवं आत्मा का ज्ञान करके सद्वृत्त का पालन करना है। तो ऐसे चीज जो अच्छे चीज हो, अच्छे काम हो, उनका जो है अपने को पालन करना है। जैसे कि अपने के क्या कर सकते हैं, सद्वृत्त के अंतर्गत आयुर्वेद अनुसार अपन जो है पाठन कर सकते हैं, शांति पाठ कर सकते हैं, प्रतिकूल जो ग्रह होते हैं, नौ ग्रह, उनकी पूजा कर सकते हैं, भूत विद्या में जो निर्देशित जो भूत है उसका निवारण से संबंधित जो उपवास है वो अपने को करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो नीच व आगंतुक जो रोग होते हैं उसको उत्पन्न होने से रोकने में, तथा उत्पन्न हुए जो रोग है उसको शांत करने के लिए संक्षिप्त में जो चिकित्सा है वो अपने को करना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको भी याद रखना। फिर बात करते हैं दोष, दोष के विषय में, दोष संशोधन काल के विषय में, कि कौन से काल में कौन से दोष का संशोधन किया जाता है। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या होता है, आपका कफ जो है वो संचित होता है, तो उसका शोधन कब कराना चाहिए, तो वसंत ऋतु में। तो ये चीज याद रखना, कफ का संशोधन काल पूछा जाए तो वसंत ऋतु आपको याद रखना है।
हेमंत और शिशिर ऋतु में ये संचित हो रहे हैं, और शोधन कब करा रहे हैं? वसंत ऋतु में। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में क्या है? वात संचित होता है, जिसका शोधन अपन क्या है? उसके पश्चात आने वाली ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में अपन जो है वस्ती कर्म के द्वारा इसका संशोधन कराते हैं। किसका? वात का। तो ये चीज को याद रखना। फिर इसके बाद में जो वर्षा ऋतु होता है उसमें क्या होता है? पित्त संचित होता है, ठीक है। तो पित्त का स्टोरेज हो रहा है, संचित हो रहा है स्टोरेज, ठीक है। तो इसका शोधन यानी कि शरीर से बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? शरद ऋतु का प्रयोग करते हैं। तो शरद ऋतु में अपन विरेचन कर्म करा करके जो पित्त है उसको अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे आपका जो है कफ के लिए क्या कराएंगे? वमन कराएंगे, ठीक है। इसके द्वारा अपन इसका संशोधन कराएंगे वसंत ऋतु में। वात के लिए वस्ती का प्रयोग करेंगे वर्षा ऋतु में, और पित्त के लिए विरेचन करेंगे शरद ऋतु में। तो ये चीज को याद रखना। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो सद्वृत पालन के विषय में बताया गया है। तो सदैव जो हितकर आहार विहार है उसका सेवन करने वाला तथा शुभ अशुभ कार्यों को भली भांति विचार करके शुभ कार्यों को करने वाला व अशुभ कार्यों को छोड़ देने वाला, त्याग करने वाला, तथा दानशील, विषयों में राग द्वेष आदि से रहित, समभाव रखने वाला, सभी के ऊपर इक्वालिटी रखने वाला, सदैव सत्य बोलते हैं, हमेशा ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है। तथा क्षमावान हो, आत्मजन जो आपके गुरुजन है इनकी सेवा करने वाला, ये ऐसा जो मनुष्य होता है वो समय हमेशा क्या है? निरोगी रहता है, उसको कभी डिसीज नहीं होता। तो ये क्या है? सद्वृत के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसा अगर काम को करते हैं तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। तो उसको बताने से पहले मैं इस नोट्स का पासवर्ड आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो MCQ JEE, ठीक है, ये आपका रहेगा इसका पासवर्ड। इतना पूरा टाइप टाइप करना है, MCQ कैपिटल में फिर JEE, ये आप पूरा टाइप करोगे तो ये PDF खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका पूरा चीजों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, कौन से MCQ हैं। तो अधारणी वेग में नहीं आता है, ये पहला पूछा गया। तो आपको 13 प्रकार के अधारणी वेग है याद है। तो क्या आता है? वात आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अश्रु आता है, और क्या आता है? निद्रा भी आता है, कि इसको भी धारण नहीं करना है। लोभ जो है वो धारणीय वेग में आता है। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। कि नहीं आता है पूछा गया है ना। फिर दूसरा बोला गया है अधोवात वेग अवरोधजन्य रोग है। तो कौन सा अधोवात का वेग रोकने से उत्पन्न होता है? तो प्रतिश्याय जो है किसमें आता है आपका? तो प्रतिश्याय नहीं होता है, ठीक है। ये आपका जो है अवरोधजन्य रोग के अंतर्गत नहीं आता। उदर जो सूल है वो आपका आता है। उदर सूल जो है प्रतिश्याय किसके अंतर्गत? पुरुष वेग अवरोधजन्य रोग में आ रहा था, ठीक है। जबकि जो आपका उदर सूल है वो क्या है आपका? किसके अंतर्गत आता है? अधोवात वेग को रोकने से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अधोवात वेग अवरोधजन्य जो रोग है उसमें अपन चिकित्सा क्या कराते हैं। तो प्रमुख रूप से अपन वात के लिए क्या कराएंगे? तो वात अनुलोमक जो चिकित्सा है वो कराएंगे, क्योंकि वात ही है, अधोवात का वो वेग अवरोध हो रहा है, तो वात अनुलोमक चिकित्सा कराएंगे। फिर इसके बाद में पुरुष वेग अवरोधजन्य जो रोग है उसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आता है आपका? तो पुरुष वेग को रोकने से तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था प्रतिशय, तो प्रतिशय आता है, और साथ ही साथ परिकर्तिता भी आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो पुरुष वेग अवरोधजन्य रोग में चिकित्सा क्या कराते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या है? अवगहन भी कराते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अभ्यंग भी कराते हैं, विरेचन नहीं कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। फिर मूत्र वेग अवरोधजन्य जो रोग है उसके अंतर्गत अपन क्या चिकित्सा कराते हैं? तो यहाँ पे आपका जो अस्मरी है, ठीक है, सॉरी, मूत्र वेग अवरोधजन्य रोग के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। तो कास नहीं आता, ठीक है, हिक्का भी नहीं आता, आद्यमा भी नहीं आता। अस्मरी जो है वो मूत्र वेग अवरोध में आता है, ठीक है। स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, मैंने बताया था, तो वो आपका अस्मरी हो गया। फिर इसके बाद में केवल शुद्ध स्नेह का पान करना क्या कहलाएगा? तो केवल शुद्ध स्नेह का पान करना आपका क्या कहलाएगा? आपका वो आपका अच्छा पान कहलाएगा, ठीक है। तो अच्छा पान कहलाएगा। जबकि किसी के साथ में अपन मिला के पी रहे हैं तो प्रविचारणा कहलाएगा, और त्रिवित यानी कि तीन स्नेह को त्रिवित कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपका अच्छा पान आ जाएगा, केवल शुद्ध स्नेह बोला गया है ना, इस वजह से, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बताया गया है कि उद्गार वेग अवरोधजन्य रोग में क्या आता है। तो उद्गार वेग को रोकने से आद्यमान होता है, कास होता है, हिक्का होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी, डी आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में उद्गार वेग अवरोधजन्य रोग में चिकित्सा क्या कराते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कराएंगे? हिक्का के समान अपन चिकित्सा कराएंगे, तो सी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में छौथु वेग अवरोधजन्य जो रोग होता है उसमें अपने को क्या 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 चीज आते हैं? तो छौथु वेग रोकने से मन स्तंभ होता है, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाता है, तथा सिरोवेदना होता है। तो आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी, डी जाएगा। फिर धारणी वेगों के अंतर्गत सम्मिलित है, तो किसको है? तो ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, ये सभी चीजें, लोभ, ये सभी चीजें धारणी वेग में आते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर जाएगा। फिर नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि कफ दोष का शोधन किस ऋतु में
कराते हैं। तो कफ दोष का जो शोधन है वो कब कराते हैं? तो यहाँ पे अपन जो वसंत ऋतु होते हैं उसमें अपन कफ का शोधन कराते हैं, ये आपको पता है। वात के लिए क्या बताया गया है? तो वर्षा, ठीक है, व से वात, व से वर्षा, ये मैंने पहले भी आपको याद कराया था। पित्त के लिए आपका क्या बताया गया है? तो पित्त के लिए अपन कौन सा ऋतु में? तो पित्त जो है वसंत ऋतु में अपन कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि शोधन का जो काल है वो ही आपको यहाँ पे याद रखना है। सॉरी, वसंत बोलता हूँ, शरद ऋतु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।